नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात करेंगे पुनीत राय जी की पुस्तक वस्तुनिष्ठ हिंदी। और साथियों, हम इस पुस्तक से पढ़ रहे हैं भाषा, और भाषा का यह भाग दूसरा है। और साथियों, इस पुस्तक का यह है 55वां वीडियो। तो चलिएगा वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं आज का हमारा बिंदु क्या है। तो साथियों, आज हम पढ़ेंगे भाषा भाग 2 के अंतर्गत साथियों पढ़ेंगे हिंदी स्वरों का वर्गीकरण। सबसे पहले तो देखिए, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण मतलब कहें तो इसके भी कई भेद हैं। तो सबसे पहले जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में। अब जैसे बात आती है विवृत, पहला है विवृत, दूसरा है अर्धविवृत, अर्धसंवृत और संवृत। विवृत माने होता है खुला, और अर्ध विवृत माने आधा खुला, ठीक है, और आधा खुला। अर्धसंवृत माने आधा बंद, आधा बंद, और संवृत माने बंद, ठीक है। तो कुल मिला के विवृत माने आ, बड़ा आ जो कहें दीर्घ आ है, माने जब हम कोई आ बोलें तो माने मुंह ज़्यादा खुलेगा। अर्धविवृत माने जब कम मुंह खुले, थोड़ा मुंह खुले, ठीक है। ऐ और औ आप लोग उच्चारण करके देखिएगा कि सबसे ज़्यादा जो मुंह खुलता है तो आ बोलने पर। इसके बाद ए और ओ में अर्धसंवृत माने थोड़ा बंद, इसको हम बोलेंगे आधा बंद माने थोड़ा बंद। और ई ऊ तो माने ज़्यादातर कहे तो बंद ही रहता है, खुलता नहीं है, कम खुलता है। जिह्वा के उत्थापित भाग के आधार पर देखिए कौन कौन से भाग हैं? अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। देखिए अग्रस्वर में आपका कौन सा आया है और पश्च स्वर में कौन सा है। आपको याद रखना है मध्य स्वर जो है आ, ठीक है। इसके बाद जो आ जैसे रूप के हैं, जैसे आ जैसे बने ये जिसमें बने ऊ जैसा, देखो आ में बना है, ऊ में बना है, ऊ में बना है, और ये आ में बना है ये। तो जितने भी आ जैसे रूप के हैं वो सभी आपके पश्च स्वर में आएंगे, और आ जैसे जो नहीं है वो आपके अग्रस्वर में आएंगे, ई ए ऐ, ठीक है। आपको इतनी बात याद रखनी है। चलिए देखते हैं अगला जो भेद है वो है ओष्ठों की स्थिति के आधार पर। प्रसृत या अवर्तुल माने अवर्तुलाकार माने अवृत्ताकार, माने जब आप जो स्वर को बोलें तो वृत्त नहीं बने, माने मुंह गोल नहीं हो। तो ई ए ऐ, तो ये अवर्तमुखी, अवर्तुलाकार या अवृत्ताकार जिसको कहते हैं। वर्तुल माने वृत्तमुखी, माने जब आप बोले उस समय आपका मुंह कैसा हो जाए, बोलते समय मुंह ओंठों की जो आकृति है वो गोल हो, वर्तुलाकार हो, तो वहाँ आपकी वर्तुल। अर्धवर्तुल माने आधा, तो आ है जो अर्धवर्तुल में आता है। जिह्वा की पेशियों के तनाव के आधार पर शिथिल और कठोर। शिथिल में आपके आ ई उ, और कठोर में मतलब दीर्घ आ, दीर्घ ई और उ। मात्रा के आधार पर हिर्ष और दीर्घ है। हिर्ष में अ ई उ ए ओ, और दीर्घ में आपका आ ई उ ऐ और औ, ये आपके दीर्घ में आते हैं। आपको यह बात पता है, ठीक है। अब देखिए जो आई है, औ है, ए हैं और ओ हैं, ये आपके कुल मिला के मात्रा के आधार पर अगर बात कही जा रही है तो इसमें हिर्ष में इन्होंने जो दिए हैं वो सही है, लेकिन याद रखना है ए और औ, ऐ और औ ये दीर्घ में ही आते हैं, और दीर्घ में भी संयुक्त स्वर में आते हैं। किस में आते हैं? संयुक्त स्वर में आते हैं। और आ ई उ और इसके बाद री जो है वो आपका किस में आता है? हिर्ष स्वर में आता है। यहाँ उन्होंने अपना जो दिया है वो उनका अपना अलग आधार है, लेकिन याद रखने योग्य बात यही है आ ई उ री ये हिर्ष हैं। दीर्घ में आ ई उ ए ऐ ओ औ आते हैं। इसके बाद कभी संयुक्त स्वर पूछ ले तो ए ओ और ऐ औ याद रखना है आप। देखिए स्थान के आधार पर माने उच्चारण स्थान के आधार पर, ठीक है। उच्चारण स्थान के आधार पर जो बात कही गई है उसमें आपके कितने हैं? ये लगभग 7 भेद हैं, ठीक है। कंठ में आपका आ और विसर्ग आएगा कंठ में, ठीक है। कंठ में आ और माने आपका विसर्ग आएगा, ठीक है, और इसमें बड़ा आ भी आएगा। तालव्य में आपका ई और ई, मूर्धन्य में आपका री, ओष्ठ में आपका उ, अनुनासिक में अनुस्वार, कंठ तालव्य में ए और ऐ। देखिए कंठ कौन सा है? आ, और तालव्य कौन सा है? ई, और आ और मी आ और ई मिलकर क्या हो गया है? आ और ई मिलकर हो जाता है ए,
तो ये हो जाएगा कंठ तालव्य, ठीक है। कंठोष्ठ में आ और ऊ मिलकर क्या हो जाता है, ओ, तो ये हो जाएगा कंठोष्ठ, ठीक है। कंठ और ओष्ठ मिलकर आ और ऊ मिलकर ओ होता है। इस तरीके से आपको याद रखना है। देखिए अब इन्होंने बताया है हिंदी स्वरों का वर्गीकरण, मतलब आ है मध्य स्वर है, बड़ा आ है यह विवृत है, पश्य है और अर्धवर्तुल है। ई और ई क्या है, संवृत है, अग्र है और प्रसरित है, याद रखना है। इसके अलावा इन्होंने सबको एक साथ दिया, ऊ और ऊ संवृत, पश और वर्तुल है। ये कभी पूछ ले जाता है ऊ और ऊ है तो इसमें सभी भेद एक साथ दे देते हैं, इनमें से कौन सा सही नहीं है, इसमें से कोई एक गलत दे देंगे। ए है तो अर्ध समृद्ध, अग्र और प्रसरित है। आई है अर्धवितरित, विपरीत होगा, ये वितरित कर दिया, विपरीत, अग्र और प्रसरित। ओ अर्ध समृद्ध, पश्य और वर्तुल है। औ है जो अर्ध विपरीत है, पश्य है और वर्तुल है। तो इस प्रकार से यहाँ वर्गीकरण किया है। अब बात होगी स्वरों के बाद हिंदी व्यंजनों का वर्गीकरण। उच्चारण के स्थान के आधार पर हम देखते हैं। स्वर यंत्रमुखी माने काकल्य, आपने देखा होगा मुंह में इस तरीके से एक यंत्र है मुंह के अंदर जो लटका सा रहता है कंठ के पास, तो वो आपका काकल्य कहलाता है। तो वह वर्ण आपका कौन सा है, हा वर्ण है, जहाँ से काकल्य मतलब यंत्र से उच्चारित होने वाला वर्ण हा। कंठ में का खा गा घा अंगा माने का वर्ग, पहला का वर्ग कंठ में आएगा। चा वर्ग आपका तालव्य में आएगा, चा वर्ग। चा वर्ग के बाद आपका या और शा भी आ जाएगा, ठीक है, या और शा। मूर्धन में टा वर्ग आएगा आपका पूरा, टा वर्ग और कौन सा मूर्धन शा, माने इस तरीके का षटकोण वाला जिसे आप कहते हैं। वर्ष में कौन सा आ जाते हैं, ना ला रा सा, वर्ष वर्ण, वर्ष वर्ण, ठीक है, याद रखना है। और दंत में ता था दा धा, ठीक है, ता था दा धा ना भी आ जाएगा, ठीक है, ना भी आ जाता है क्योंकि फिर दंत और वर्ष से पूछा जाएगा, ठीक है, जो वर्ण है वो है। ओष्ठ में आपका कौन सा आता है, ओष्ठ वर्ण में, ओष्ठ में आपका यहाँ नहीं है, ओष्ठ में स्वर है। दंतोष्ठ में बा और फा आएगा और आपका कौन सा, ओष्ठ में आपका पा फा बा भा मा, दव्योष्ठ कर दिया, ये रहने दीजिए, इसको ओष्ठ में पा फा बा भा मा करिए, ठीक है। पा वर्ग जिसको कहेंगे, पा वर्ग, पा फा बा भा, ठीक है। उच्चारण प्रयत्न के आधार पर अव्यंतर प्रयत्न, स्पर्श का खा गा घा, टा ठा डा ढा ता। और स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी माने चा छा जा झा, और ये सभी स्पर्श हैं आपके जितने भी वर्ण हैं। संघर्षी में स श और स, ये संघर्षी हैं। पार्श्विक में आपका ला है। लुंठित या प्रकंपित में रा आता है, जिसको आप प्रकंपित भी कहते हैं, ठीक है, माने कंपन होता है इसको बोलते। इसमें उत्क्षिप्त में अढ़ा और अढ़ा आता है, ठीक है, यहाँ पे बिंदु लगेगा ताड़ंजा। अंतस्थ या अर्ध स्वर में या और वा आता है। अनुनासिक या नासिक में अंगा या ण न म ये आते हैं। और इसके बाद उच्चारण या प्रयत्न माने वाह्य प्रयत्न के आधार पर, ठीक है। अघोष प्रत्येक वर्ग के प्रथम द्वितीय व्यंजन आपके अघोष कहलाते हैं। घोष में प्रत्येक वर्ग के तृतीय चतुर्थ और पंचम व्यंजन। अल्पप्राण में कौन सा होता है, प्रत्येक वर्ग के प्रथम तृतीय और पंचम वर्ण, ठीक है, प्रथम तृतीय और पंचम। दूसरा चौथा किस में आता है, आपका महाप्राण में आता है। इसके बाद पेशीय या तनाव के आधार पर कठोर अघोष महाप्राण व्यंजन है। शिथिल में घोष और अल्पप्राण व्यंजन है। हिंदी व्यंजनों में क वर्ग की सभी ध्वनियाँ कंठ हैं। हिंदी व्यंजनों में उच्चारण स्थान के आधार पर चा वर्ग की सभी ध्वनियाँ हैं तालव्य। उच्चारण स्थान के आधार पर हिंदी व्यंजनों में टा वर्ग की सभी ध्वनियाँ हैं मूर्धन। उच्चारण स्थान के आधार पर हिंदी व्यंजनों में टा वर्ग की सभी ध्वनियाँ मूर्धन कहलाती हैं, ठीक है। और ता वर्ग की दंत है, और ना जो है वो वर्ष में भी आता है, ठीक है। अब देखिए उच्चारण के स्थान पर आपकी जो आपका कौन सा है व्यंजन में ता वर्ग दंत है। उच्चारण स्थान के आधार पर हिंदी व्यंजनों में पा वर्ग आपका दव्योष्ठ कहा जाए इन्होंने,
या ओष्ठ में भी आता है ये, दव्योष्ठ नहीं दिया हो, ओष्ठ दिया हो तभी आप मानेंगे। हिंदी में उच्छिप्त ध्वनियाँ 2 हैं, अड़ा और अढ़ा। हिंदी में द्विगुणित व्यंजन अढ़ा और उच्छिप्त और द्विगुणित बात एक ही है। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या 5 है, अंगा यणा नामा। वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में निश्वास में कहीं कोई अवरोध नहीं होता कहलाती हैं स्वर। ठीक है, अब देखिए ये हिंदी व्यंजनों के वर्गीकरण है आपका का, खा, गा, घा, अंगा। ठीक है, कंठ है, स्पर्श, अघोष, अल्प्राण, कौन सा? का वर्ण है। खा वर्ण कंठ, स्पर्श, अघोष, महाप्राण में आता है। ग वर्ण आपका कंठ, स्पर्श, घोष और अल्प्राण में है। ठीक है, और घा है कंठ, स्पर्श, घोष, महाप्राण में है। तो इस तरीके से ये वर्गीकरण यहाँ किया गया है। अंगा आपका कंठ, नासिक, घोष और अल्प्राण में है। चा वर्ग आपका तालव्य, स्पर्श, संघर्षी और अघोष और अल्प्राण। देखिए आपको वो याद रखना है क्या कि जब आप घोष और अघोष की बात करेंगे, घोष और अघोष, ठीक है, तो पहला दूसरा आपका कौन सा हो जाता है? अघोष, फिर तीनों सघोष। अल्प्राण में पहला तीसरा पांचवा अल्प्राण, दूसरा चौथा महाप्राण। यही सब याद आपको रखना है और आपके ये वर्गीकरण आपको याद हो जाएगा। इस तरीके से तो ये याद करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन आपको वो एक साथ लिख के आपको पढ़ लेने हैं। ठीक है, अगला देखिए, हिंदी में संयुक्त व्यंजन क्ष, त्र, ज्ञ, श्र है। हिंदी में अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व है। हिंदी में ऊष्म व्यंजन स, क्ष, सा, ह है। हिंदी व्यंजनों में अर्धस्वर है या और व। वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय निश्वास में कहीं ना कहीं अवरोध होता है कहलाती हैं व्यंजन। हिंदी वर्णमाला स्वर अ, आ, इ, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। व्यंजन क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, क्ष, क्ष, स, ह। संयुक्त व्यंजन क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। अनुस्वार, अंग और विसर्ग आपका जिसको ह बोलते हैं। अब देखिए द्विगुण व्यंजन कौन कौन से हैं? अड़ा और अढ़ा। मूलतः हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? 52। निज भाषा उन्नत है सब उन्नति को मूल, पंक्ति है भारतेंदु की। ध्वनि गुण क्या है? मात्रा, स्वर माने सुर, आघात, वृत्ति, संगम या संधि, द्वित्व। द्वित्व वर्ण में याद रखिएगा एक वर्ण आपका ला और एक वर्ण आपका अर्ध, एक वर्ण आपका पूर्ण होता है। माने जैसे आपने लिखा मक्का, तो मक्का में आपका आधा का और ये द्वित्व वर्ण कहलाते हैं। दिल्ली में ला और ला। ठीक है, इस तरीके से प्रमुख ध्वनि नियम। और ठीक है, ग्निम नियम कौन सा है? ये 1822 ईस्वी का है प्रमुख ध्वनि नियम। स्वनिम होना चाहिए यहाँ, स्वनिम नियम है। ग्रासमान नियम 1862 का है। वर्नर नियम 1875 का है। तालव्य नियम, मूर्धन्य नियम। मूर्धन्य नियम के प्रथम परिचय मिलता है पाणिनिकृत अष्टाध्यायी में। आधुनिक युग में मूर्धन्य नियम का प्रतिपादन किसने किया? प्रोफेसर पॉट एवं प्रोफेसर फोर्तुनातोव ने। मूर्धन्य नियम का संबंध किस भाषा की ध्वनियों से है? तो यह है संस्कृत भाषा। तालव्य नियम के प्रणेता हैं विल्हेल्म, थॉमसन, जोन्स, स्मिथ और कॉलिन्स। वर्नर या फेरनर नियम के अपवादों का समाधान है मिथ्या सादृश्य। और ग्रिम ने अपना ध्वनि नियम कब प्रतिपादित किया है? 1822 ईस्वी में। ये ग्रिम एक कहें तो विद्वान हुए हैं। ग्रिम के ध्वनि नियम को ग्रिम नियम कहते हैं। मैक्स मुलर। ग्रिम नियम का संबंध है भारोपियम जर्मनिक शाखा की ध्वनियों से। ग्रिम के अनुसार प्रथम एवं द्वितीय ध्वनि परिवर्तन कब हुआ? क्रमशः प्रागैतिहासिक काल में, माने 6ठी और 3री शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य, 7वीं शताब्दी ईस्वी के लगभग। ग्रिम के द्वितीय ध्वनि परिवर्तन नियम का संबंध है निम्न जर्मन और उच्च जर्मन से। ग्रिम नियम के अपवादों का समाधान किसने प्रस्तुत किया? तो हेमार्न ग्रासमैन। मानस्वर की कल्पना किसने की? और ये है 1953 ईस्वी में डेनियल जोन्स ने। मानस्वर कितने हैं? 8 हैं।
मान स्वरों की संख्या कितनी है? 7 है। मान स्वर अग्र समृद्ध ई, अग्र अर्ध समृद्ध ए, अग्र अर्ध विवृत ऐ, अग्र विवृत अ, पश्च विवृत आ, पश्च अर्ध विवृत औ, पश्च अर्ध समृद्ध उ और पश्च समृद्ध उ। उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुतम इकाई है ध्वनि। उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुतम इकाई ध्वनि है। सार्थक ध्वनियों के समूह को कहते हैं शब्द। जब शब्द विभक्तियों के योग से वाक्य में प्रयुक्त होता है तब उसे कहते हैं पद या रूप। कोपेनहेगन संप्रदाय के प्रमुख भाषा शास्त्री कौन हैं? रामस रास्क और जेस्पर्सन। रूसी संप्रदाय के प्रमुख भाषा वैज्ञानिक हैं वादविन द कुर्तने और कुजेव्स्की और शेरवा फुर्तनाथ। जेनेवा संप्रदाय के प्रमुख भाषा वैज्ञानिक हैं सोसूर, चार्ल्स बेली और अल्बर्ट शेशे। ब्रिटिश संप्रदाय के प्रमुख भाषा वैज्ञानिक स्वीट्स जॉन्स, एजिल एलियस, सर आइजैक पेटमैन, जे.आर. फर्थ, M.A.K. हैलिडे। प्राह संप्रदाय के प्रमुख भाषा वैज्ञानिक विलेम मथेसियुस और त्रवेत्स्काय। अमेरिकी संप्रदाय के महत्वपूर्ण भाषा वैज्ञानिक हैं फ्रॉज बोआस, ब्लूमफील्ड, केनेथ पाइक, एडवर्ड सपीर, बेंजामिन लीव वोर्फ, न्यूम चॉम्स्की। लॉग एवं पारोल की अवधारणा किसकी देन है? सोसूर। आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक माने जाते हैं सोसूर। किस भाषा वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम संस्कृत से द्रविड़ भाषाओं का अंतर दिखाया? तो रॉमस रॉस्क ने। यूरोप में संस्कृत का अध्ययन प्रस्तुत करने का सर्वप्रथम श्रेय किसे है? विलियम जोन्स। हैंडबुक ऑफ अमेरिकन इंडियन लैंग्वेज के लेखक हैं फ्रॉन्ज बोआज। टैग्मीमिक्स नामक एक नई भाषा के विश्लेषण की पद्धति का विकास किसने किया? केनेथ पाइक। वाक्य के संदर्भ में सार्वभौम की बात किसने की? नोएम चॉम्स्की। हैंडबुक ऑफ फोनेटिक्स के लेखक हैं हेनरी स्वीट्स। सिस्टेमिक व्याकरण के जनक हैं M.A.K. हैलिडे। रूपवादी किस संप्रदाय के भाषा शास्त्रियों को कहते हैं? कोपेनहेगन संप्रदाय। दोइच ग्रामेतिक पुस्तक के लेखक हैं ग्रिम। यूरोप में भाषा विज्ञान के क्षेत्र में सर्वप्रथम विचार कहाँ हुआ था? ग्रीस में। भाषा विज्ञान की बाइबल कही जाने वाली पुस्तक लैंग्वेज के लेखक हैं ब्लूमफील्ड। और देखिए खंड्य स्वनिम है स्वर एवं व्यंजन। खंडेतर स्वनिम मात्रा, नासिकता, बलाघात, अनुतान, संगम। भाषा की व्याकरणिक योग्यता प्राप्त न्यूनतम इकाई पद कहलाती है और भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई वाक्य है। भाषा के अंग हैं ध्वनि, शब्द, रूप, वाक्य और अर्थ। भाषा के दो आधारभूत तत्व हैं ध्वनि एवं अर्थ। भाषा की स्वभावगत विशेषताएं। भाषा सामाजिक है, भाषा परंपरागत वस्तु है, भाषा अर्जित वस्तु है, भाषा परिवर्तनशील है, भाषा की भौगोलिक एवं ऐतिहासिक सीमा होती है। प्रत्येक भाषा की संरचना पृथक एवं स्वतंत्र होती है। महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं ये। इसके अलावा भाषा स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाती है। भाषा संयोगावस्था से वियोगावस्था की ओर जाती है। भाषा में सामाजिक दृष्टि से स्तर भेद होता है। भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता और भाषा पैतृक जन्मसिद्ध नहीं होती। भाषा की रचनात्मक विशेषताएं। भाषा मानव मुख से उच्चरित ध्वनि समूह है। भाषा एक व्यवस्था में बद्ध होती है और यादृच्छिक है। रूढ़ता होती है, द्वैतता है, क्रमबद्धता है, सार्थकता है और विशेषीकरण है। अपभ्रंश के परवर्ती रूप को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा? तो चंदर शर्मा गुलेरी ने। आदिकाल की असंदिग्ध सामग्री जो कुछ प्राप्त है उसकी भाषा अपभ्रंश प्राकृताभास हिंदी है। कथन किसका है? आचार्य शुक्ल का। और अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी किसने कहा? आचार्य शुक्ल ने ही कहा है। तो साथियों भाषा का यह भाग दूसरा था और साथियों एक दो भाग और आप तक साझा करेंगे, इसके बाद भाषा समाप्त होगी और हम फिर विविध को पढ़ेंगे। पुनीत राय जी की पुस्तक से विविधि को हम फिर पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके अलावा साथियों हमारे चैनल पर आचार्य शुक्ल की जो पुस्तक है
उसकी साथियों हमने शुरुआत कर दी है। और हिंदी साहित्य का इतिहास, जो विस्तृत इतिहास है आचार्य शुक्ल का, उसको हम अपने चैनल के माध्यम से पूरा यहाँ पढ़ेंगे। और आप लोग भी सहयोग करिए, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर भी करते रहिएगा, ठीक है। और आचार्य शुक्ल की पुस्तक से हम प्रश्नोत्तरी भी आप तक जो पढ़ाएंगे उसकी प्रश्नोत्तरी भी अंततः साझा करते रहेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।